Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम कुछ बड़ी बेसिक चीज़ों को सीखेंगे कि कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में हमको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, वो चीज़ ऐसी क्यों है। तो आज हम इसको जानेंगे कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि वो ऐसा क्यों है। हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम उसके बारे में नहीं जान पाए कि उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उन चीज़ों को आज हम देखेंगे और ये जनरली चीज़ें जो हैं कंपटीशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी नॉलेज क्लियर होती है, इन डेप्थ होती है, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कंपटीशन में सॉल्व कर सकते हैं। ख़ास तौर से ऐसे क्वेश्चंस जो रीजनिंग बेस्ड होते हैं या असर्शन रीजनिंग बेस्ड होते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और अगर ये आपको क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं या उसको केवल देख ले रहे हैं, रट ले रहे हैं, वो आपको क्लियरिटी नहीं होगी। तो इन चीज़ों की हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो आज 2-3 चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियर करके बताऊंगा। हालांकि ये जो लेक्चर है न्यूट्रिएंट वाला, न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन है, मोबिलिटी पे क्लासिफिकेशन है, सॉइल मोबिलिटी पे है या प्लांट मोबिलिटी पे है या क्राइटेरिया, ये सारे मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं प्ले लिस्ट में। आप मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप ग्रुप में जाइएगा, वहाँ आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे और सॉइल फर्टिलिटी वाले लेक्चर्स भी देखिए तो आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो इन लेक्चर्स को जब आप देखते हैं तभी आपका एक कंपाइलेशन बनता है नॉलेज का, फिर आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं। अगर हमारी नॉलेज ऐसी है कि हम चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी वो होती है, उसका कंप्रीहेंशन इजी हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के जो मिनरल न्यूट्रिशन वाले ग्रुप में मिनरल्स के जो न्यूट्रिएंट्स के वो लेक्चर देखिए और सॉइल फर्टिलिटी वाले लेक्चर देखिए। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जनरली हम उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये हमारा कंसेप्शन है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इस कारण से हम उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कह रहे हैं, और कुछ की रिक्वायरमेंट कम है, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कह रहे हैं। ये जनरली हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। तो देखिए मैक्रो का क्या मतलब होता है। मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? लार्ज, बड़ा होना। तो जो मोर, जो ज़्यादा है, लार्ज है, वो मैक्रो ये मैक्रो, सॉरी माइक्रो लिख दिया है इसको मैंने, मैक्रो। और माइक्रो मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है, वो उसको हम बोल रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब क्वेश्चन ये है कि जो हम पढ़ते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से हैं? Fe, Cu, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड निकेल। तो ये बुक में हम ऐसा पढ़ते हैं कि भाई ये कुछ न्यूट्रिएंट्स मैक्रो हैं, कुछ माइक्रो हैं, क्योंकि एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको हम मैक्रो बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इन्हीं न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है, इनकी कम क्यों है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कुछ को प्लांट ज़्यादा रिक्वायरमेंट में ले रहा है और कुछ को कम रिक्वायरमेंट में ले रहा है। तो देखिए जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट के केस में हम देखें तो अगर हम प्लांट का जो बॉडी बनती है उसमें से हम वाटर निकाल दें, क्योंकि वाटर तो एब्जॉर्ब कर रखा है, उसमें वाटर को निकाल दें तो क्या है? उसके अंदर ड्राई मैटर है। मैं चेंज कर लेता हूं इसको। तो ये ड्राई मैटर जो है, जो ड्राई मैटर प्लांट में बन रहा है, एक्चुअली में ये जो ड्राई मैटर में क्या क्या है? मेनली 3 चीजें होती हैं ड्राई मैटर में। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम CHO कहते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और दूसरा फैट जिसको हम लिपिड्स कहते हैं। तो लार्जली ये 3 चीजों से जो है ड्राई मैटर बनता है। अब अगर न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट में है या प्रोटीन में है या फैट में है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर जैसे कि सेल वॉल है,
या प्लाज्मा लेमा है जिसको मैं बोल रहा हूँ PL, या माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है उन स्ट्रक्चर को बनाने में, तो भी उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो न्यूट्रिएंट ड्राई मैटर बनाने में इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व है, प्रोटीन में इन्वॉल्व है या फैट में इन्वॉल्व है, डेफिनेटली वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती हैं। तो ये 3 न्यूट्रिएंट, और सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इन 3 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। और ये जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग ये 96% जो है प्लांट में, अगर हम ड्राई मैटर देखें तो 96% है। तो इसका मतलब जो टोटल प्लांट बॉडी का हम कार्बन निकाल लें, हाइड्रोजन निकाल लें, ऑक्सीजन निकाल लें, तो क्या आएगा 96%। 4% में जो है दूसरे बाकी न्यूट्रिएंट रहते हैं। अब अगर हम प्रोटीन्स देखें तो देखिए प्रोटीन्स में जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा RNH2CO, प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें देखिए कार्बन चेन है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी है। तो बिना इन दोनों के जो है प्रोटीन नहीं बनेगी। तो प्लांट बॉडी में प्रोटीन है तो इसका मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए, सल्फर भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए। अगर हम फैट देखें, लिपिड्स जिसको हम बोलते हैं, तो लिपिड्स भी देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सभी में है, इस कारण से इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उसमें फास्फोरस चाहिए, उसमें फास्फोरस इन्वॉल्व रहता है। दूसरा, लिपिड्स के बनने के लिए सल्फर का होना बहुत जरूरी है, बिना उसके नहीं बनेंगे। कुछ सल्फोलिपिड्स रहते हैं तो इसमें सल्फर भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए CHO आ गया, C आ गया, H आ गया, O आ गया, N आ गया, P आ गया, सल्फर आ गया। अब जो दूसरे जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम देखें तो जो सेल वॉल है, नो डाउट सेल वॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन उसमें कैल्शियम पैक्टेड रहता है। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां रहती है, कैल्शियम की सेल वॉल में रहती है। तो इस कारण से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी क्या है, ज्यादा है। और कुछ मैग्नीशियम भी सेल वॉल में रहता है, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी कम है। इस तरह से हम क्लोरोफिल देखें, देखिए क्लोरोफिल तो इसेंशियल पार्ट है, और बिना इसके तो कोई प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं सकता, बिना क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। और क्लोरोफिल का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है। तो यहां देखिए क्या है, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो यहां देखिए मैग्नीशियम की भी रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा। अगर मैग्नीशियम कम होगा तो क्लोरोफिल कम बनेगा। तो हम ये देखते हैं कि जो ड्राई मैटर का जो पार्ट है, मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये हम देखें तो इसमें इनकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए इनके फॉर्मेशन के लिए। और जो सेल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सेल वॉल देखें या प्लाज्मा लेमा देखें या क्लोरोफिल देखें, वहां पे जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इस कारण से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए ड्राई मैटर को बनाने के लिए, जिनकी जरूरत है सेल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए ड्राई मैटर के लिए और सेल स्ट्रक्चर के लिए, ड्राई मैटर प्लस सेल स्ट्रक्चर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्यों है ज्यादा प्लांट को, अब आपको पता चल गया होगा। तो ये न्यूट्रिएंट मैक्रो इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मैक्रो है इस कारण से इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इस बात को मत समझिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्राई मैटर एंड सेल स्ट्रक्चर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। और स्टूडेंट्स उसको थोड़ा गलत समझते हैं, वो कहते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इसलिए वो मैक्रो है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा है। अब हम देखें जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, देखिए आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, ये ना तो ड्राई मैटर का पार्ट नहीं है, किसी भी ड्राई मैटर का पार्ट नहीं है। अभी एक चीज देखिए, यहां पोटेशियम का भी नहीं आया है। पोटेशियम ध्यान रखिए, पोटेशियम जो है वो किसी का भी पार्ट नहीं है, ना तो ड्राई मैटर का है ना वो सेल स्ट्रक्चर का है, फिर भी वो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। उसको मैं भी बताऊंगा, उसको अभी इस लेक्चर को सुने तो आपको समझ में आएगा। तो जो पोटेशियम है
वो ना तो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ना वो प्रोटीन में इन्वॉल्व है, ना वो लिपिड में इन्वॉल्व है, ना वो प्लाज्मा लेमा में है, ना वो सेल वॉल में है, ना वो क्लोरोफिल में है, वो किसी भी सेल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फिर भी उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, और स्टार्ची क्रॉप के लिए तो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। इसको बताऊंगा अभी ऐसा क्यों है। पहले इसको समझते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि वो ना तो ड्राई मैटर में इन्वॉल्व है, ना वो सेल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। तो फिर वो कहां इन्वॉल्व है? देखिए, जितने भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सब में एंजाइम्स चाहिए। बिना एंजाइम्स के ये बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, वो किस में है? एंजाइम एक्टिवेशन में है। एंजाइम एक्टिवेशन। दूसरा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में इन्वॉल्व रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। जैसे इनकी ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते हैं, जैसे फेरस से फेरिक बन जाएगा, क्यूप्रिक से क्यूप्रस बन जाएगा, मैग्निक से मैग्नस बन जाएगा, मैग्नीज की बहुत बैलेंसी चेंज होती हैं। तो ये कहाँ इन्वॉल्व रहते हैं? एंजाइम एक्टिवेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस में होता है वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वाटर स्प्लिटिंग हो रही है जैसे कि, वहां भी देखिए वो क्लोरीन चाहिए, मैग्नीज चाहिए, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां ये न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, जहां वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और फिर दूसरे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा, ये कैटलिस्ट तो कर ही रहे हैं एंजाइम एक्टिवेशन में, एक्टिवेटर का भी काम करते हैं। एक्चुअली एक्टिवेटर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लीजिए जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो कैटलिस्ट तो वो हुआ जो एंजाइम जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन एक्टिवेटर एंजाइम को बढ़ा देते हैं। तो एक तरह से ये जो रिएक्शंस हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस कारण से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये केवल एंजाइम एक्टिवेशन में है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में है, या एज ए एक्टिवेटर है। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है, क्योंकि ये ड्राई मैटर नहीं बना रहे हैं। ड्राई मैटर बनाते तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती? ज्यादा हो जाती। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट कम है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये माइक्रो क्यों कहलाते हैं। बिकॉज देयर रिक्वायरमेंट इज लेस, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन। इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन, बट एज सच उस ड्राई मैटर का पार्ट नहीं है। देन सेल स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं है कि जैसे प्लांट ने जिंक को एब्जॉर्ब किया तो प्लांट के अंदर जिंक होगा, लेकिन वो जिंक उस कार्बोहाइड्रेट में नहीं होगा, वो जिंक प्रोटीन में नहीं होगा, वो जिंक जो है लिपिड्स में नहीं होगा, वो जिंक किसी दूसरे सेल स्ट्रक्चर में बाइंड होगा, या सेल किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर होगा। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये उस कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, कहीं और लॉक्ड रहते हैं। ये जो आप मेटाबॉलिक फंक्शन देखेंगे, सारे मैंने न्यूट्रिएंट्स के दे रखे हैं, तो आप समझेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे ज़्यादा रहती है, कहाँ पे कम रहती है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट में नहीं है, प्रोटीन में नहीं है, लिपिड्स में नहीं है, और यही तीनों जो है मेजर होते हैं। दैट्स वाई इनका जो हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम क्यों होती है। इसी तरह से देखिए, हम थोड़ा सा और कंसेप्ट देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम बेसिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यहां बेसिक का मतलब पीएच से मतलब नहीं है। हम जैसे पीएच अगर 7 से कम होती है उसको एसिडिक बोलते हैं, और पीएच 7 से ज़्यादा होती है तो हम उसको बेसिक बोल देते हैं। या बेसिक का मतलब बेस, फाउंडेशन से है। तो जो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये प्लांट का बेस बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या बनेगा प्लांट में? फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, प्रोटीन्स बनेंगी, और फिर क्या बनेंगे? फैट बनेंगे। और तीनों में ही क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, ये बनाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो मैंने अभी आपको दिखाया। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बेसिक न्यूट्रिएंट। तो इनको बोलेंगे हम बेसिक न्यूट्रिएंट। अब
देखिए जो NPK जो 3 थे, NPK इसको बोलते हैं हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट। मैक्रो को भी हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, देखिए इस बात को समझना होगा कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 हैं और एक भी न्यूट्रिएंट अगर कम हुआ तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो सभी की इंपॉर्टेंस बराबर है। तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि विच न्यूट्रिएंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, तो आप उसको नाइट्रोजन मत समझिए। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो हर न्यूट्रिएंट की ज़्यादा है, या हम कहें इंपॉर्टेंस सबकी बराबर है। अगर मान लीजिए मैग्नीज नहीं है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर मॉलिब्डेनम नहीं है तो भी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नो डाउट इनकी रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो सबकी बराबर है। तो यहां जो एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर प्राइमरी और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस पे नहीं है कि इसके ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, नहीं। इसमें जो है हमारे जो प्राइमरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन में प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालते हैं, पोटेशिक फर्टिलाइजर डालते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट लाइफ नहीं है। तो क्योंकि हम एप्लीकेशन में इन फर्टिलाइजर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए बोलते हैं हम इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इसको कह रहे हैं क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हम एनपीके फर्टिलाइजर्स जो भी हम डालते हैं उसमें ये एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। ये न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एज ए इंप्योरिटीज रहते हैं, ये एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट भी रहते हैं। जैसे एसएसपी है, एसएसपी में देखिए कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। तो जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं उसमें इंप्योरिटीज में ऐसा रहता है। अब लेकिन अगर जैसे यूरिया है, यूरिया में ये नहीं होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर नहीं होंगे। या एमओपी हम देखें तो एमओपी में भी नहीं होंगे। तो इस कारण से इनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो अगर हम कुछ अमेंडमेंट डालते हैं तो भी उनसे न्यूट्रिएंट सप्लाई हो जाते हैं। जैसे हम जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम में कैल्शियम, सल्फर दोनों है। तो इनकी इंपॉर्टेंस में एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंस सेकेंडरी है, अदरवाइज प्लांट लाइफ साइकिल से ये बराबर है, इंपॉर्टेंस बराबर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितना इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है उतना ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं मॉलिब्डेनम है, उतना ही इंपॉर्टेंट पोटेशियम है, उतना ही इंपॉर्टेंट मैग्नीज है। इस तरह से मैं सबको बराबर कर सकता हूं इंपॉर्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू प्लांट लाइफ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्यों कह रहे हैं, सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था कि पोटेशियम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, जबकि ये किसी का भी पार्ट नहीं है। तो देखिए पोटेशियम क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स में इन्वॉल्व रहता है, एंजाइम एक्टिवेशन में इसका मेन रोल इसका यही है। दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं लेकिन बहुत सारे एंजाइम पोटेशियम से होते हैं, जबकि जो आयरन है या कॉपर उससे कुछ लिमिटेड एंजाइम ही एक्टिवेट होते हैं। तो इसका रिक्वायरमेंट एंजाइम एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जब ये ज़्यादा रहता है सेल में तो ऑस्मोटिक प्रेशर को, पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। तो ये दो रीज़न हैं जिस कारण से इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत ज़्यादा है। अब जैसे स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है तो स्टार्च सिंथेसिस होने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम एक्टिवेशन चाहिए। तो वहाँ पे जो है पोटेशियम अगर कम हो जाएगा तो एंजाइम एक्टिवेशन कम होगा और स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होगी। तो वहाँ पोटेशियम की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो यही रीज़न होता है कि जो स्टार्ची क्रॉप होती हैं जैसे बनाना है या पोटैटो है या राइस है, वहाँ पोटेशियम ज़्यादा चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि ये ड्राई मैटर में किसी का पार्ट नहीं है, सेल स्ट्रक्चर में पार्ट नहीं है। और इस बात को ध्यान रखें, जो ये पोटेशियम है सेल सैप में, सेल के अंदर ऐसे ही फॉर्म में रहता है, K+ मोनोवैलेंट फॉर्म में रहता है, ये किसी के साथ जुड़ता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, ना किसी विटामिन में जुड़ेगा, ना किसी हार्मोन में जुड़ेगा, ना सेल के साथ अटैच होगा। हाँ, वैक्यूल के अंदर स्टोर जरूर होता है, और जो सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट होते हैं या फोटोनेस्टिक मूवमेंट होते हैं या जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग होती है उसमें फ्रीली ये मूव करता है अंदर बाहर गार्ड सेल से।
तो इस कारण से भी क्या है, चूंकि ऑस्मो पोटेंशियल में मेंटेन है, जितने भी मैंने ये मोमेंट बताए, स्टोमेटल मोमेंट है या फोटोनेस्टिक मोमेंट है, वो सब ऑस्मो पोटेंशियल से, ऑस्मो रेगुलेशन से होते हैं। और जब ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा तभी ये ऑस्मो रेगुलेशन कर सकता है, कम क्वांटिटी में ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता है। तो इस कारण से पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कह रहे हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट हम क्यों कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हम क्यों कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी रिक्वायरमेंट कम है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट किस बेस पे इनका रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा हो रहा है। एक एडिशनल मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैक्रो माइक्रो, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई इतने से ज़्यादा होगा तभी मैक्रो होगा, इससे कम होगा तो माइक्रो होगा। लेकिन जो एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी ने जो दी, ICAR से जो पब्लिकेशन है, उसमें अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में जनरली मैक्रो जो है 500 ppm से ज़्यादा है और माइक्रो न्यूट्रिएंट 50 ppm से कम है। हालांकि ये कोई लिमिट नहीं है, बस एक समझने के लिए ये लिमिट्स दे दिए हैं। हर साइंटिस्ट ने लिमिट अलग अलग बताई है, तो हमको एक रेफरेंस चाहिए होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो वो रेफरेंस एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का है, मोर देन 500 ppm फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड लेस देन 50 ppm फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट। और ये टर्म जो है लूमिस एंड शल ने प्रपोज की थी, सिर्फ इस बेस पे देखने के लिए कि इनकी किसकी रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा है। जिसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसको हम फर्टिलाइजर ज़्यादा देंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट कम होगी उसको फर्टिलाइजर कम देंगे। तो NPK की रिक्वायरमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम NPK के फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की रिक्वायरमेंट इनसे कम है तो हम इनके कम देते हैं। दूसरा, ये NPK फर्टिलाइजर में एज ए इम्प्योरिटी और एज ए कंस्टिट्यूएंट होते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट कम है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट चूँकि बहुत कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए हम इनके फर्टिलाइजर बहुत ही कम हम अप्लाई करते हैं। तो ये आज आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर इसमें हुआ होगा। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।